हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति। योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222। जी हाँ दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज चर्चा होगी भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में, यानी कि 12 अनुसूचियों के बारे में। लेकिन अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने से पहले हम पिछले की जो वीडियोस हमने बनाई थी संविधान से रिलेटेड, उस पर मेन पॉइंट एक बार रिवीजन करना चाहते हैं। दोस्तों रिवीजन करते हैं। अब दोस्तों, भारतीय संविधान का विकास 1861 ईस्वी से 1935 भारत शासन अधिनियम तक चला। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा का गठन पर या भारतीय संविधान सभा पर या भारतीय संविधान निर्माण पर किस भारतीय के मन में विचार आया? बाल गंगाधर तिलक के मन में विचार आया 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस भारतीय ने संविधान सभा के गठन की मांग की ब्रिटिश सरकार से? सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की? मोतीलाल नेहरू जी ने 1924 ईस्वी में। गांधी जी ने 1922 ईस्वी में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। नेक्स्ट ईयर 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया, उसमें कोई भारतीय ना होने के कारण उसका विरोध हुआ और उस समय लाला लाजपत राय की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। डिटेल वाइज देखना चाहते हैं तो पिछले की वीडियो अवश्य देखें। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? 7 व्यक्तियों का एक दल था, ब्रिटिश से आया था। ये संविधान पर चर्चा करने के लिए आया था, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ज़्यादा नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर सर्वप्रथम किस भारतीय पार्टी ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा या प्रस्ताव की मांग की? संविधान सभा गठन की मांग की ब्रिटिश सरकार से या प्रस्ताव रखा? 1934 ईस्वी में रांची सम्मेलन में स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की या प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत आया। किस पर चर्चा करने पर आया, के लिए आया? भारतीय संविधान सभा के गठन पर चर्चा करने के लिए आया, लेकिन ये प्रस्ताव फेल हुआ। नेक्स्ट ईयर क्रिप्स मिशन योजना मार्च 1942 ईस्वी में आई ब्रिटिश से। मार्च 1942 ईस्वी में भारत आई। ये भी संविधान सभा पर बात करने आई, लेकिन ये भी योजना विफल रही। मुस्लिम लीग ने विरोध किया इसका, कांग्रेस ने भी विरोध किया। डिटेल वाइज देखना चाहते हैं पिछली वीडियो अवश्य देखें। नेक्स्ट ईयर 1945 ईस्वी में बेबेल योजना आई ब्रिटिश सरकार की तरफ से। ये भी संविधान पर चर्चा करने के लिए आई, ये योजना भी विफल रही। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना भारत आई संविधान पर चर्चा करने पर, और इस योजना के संतुष्टियों के आधार पर ही भारत में भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के अंतर्गत 22 समितियों का गठन किया गया। 22 समितियों ने संविधान निर्माण का कार्य किया। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा रखा गया, यानी कि संविधान पर कार्यवाही स्टार्ट की गई, यानी कि 22 समितियों ने संविधान पर कार्यवाही स्टार्ट की। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन सी बैठक में बनाए गए थे? सेकंड बैठक में बनाए गए थे। जी दोस्तों, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, 22 भाग थे। प्रेजेंट टाइम में 417 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 25 भाग हैं। 63,96,729 रुपये कुल खर्चा आया संविधान बनने में। 63,96,729 रुपये, लगभग 4 लाख। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, लगभग 3 वर्ष। नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में गणतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, एंड 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी का ही दिन क्यों चूज किया गया, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, अब हम चर्चा करते हैं विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान पर विदेशी स्रोतों का प्रभाव, किन किन देशों से क्या क्या आर्टिकल्स या क्या क्या धारा, क्या क्या चीज़ ली गई है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम
चर्चा करते हैं कनाडा पर। कनाडा से हमारा राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट हमारी स्टूडेंट, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, यानी कि लंदन से क्या लिया गया है? लंदन के संविधान से क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी कि एकल नागरिकता, ओनली इंडियन, भारत की नागरिकता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट हमारी स्टूडेंट्स, ब्रिटेन की ही संसद से संसद भवन लिया गया है, ब्रिटेन के ही संविधान से संसद लिया गया है। संसद में जो भी कार्य प्रणाली होती है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है, कैसे नियम कानून बनाते हैं, कहाँ पहले पेश होता है कानून, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, ये सब डिटेल वाइज कहाँ से ली गई? ये प्रणाली संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया की प्रणाली ली गई है। 368 आर्टिकल्स में भारतीय संविधान के 368 अनुच्छेद के तहत जो संशोधन होता है, भारतीय संविधान में अमेंडमेंट होता है, भाग 20 के अंतर्गत 368 आर्टिकल्स आता है। ये आर्टिकल्स कहाँ से लिया गया है? संशोधन प्रणाली कहाँ से ली गई? ये साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट डियर, अब हम चर्चा करते हैं अपनी 12 अनुसूचियों पर डिटेल वाइज। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये अनुसूचियाँ बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ मैं मेन पॉइंट बताऊँगा, की पॉइंट बताऊँगा, अधिकतर कंपटीशन में अनुसूचियों से जो शब्द पूछे जाते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको डिटेल वाइज बताऊँगा। चर्चा करते हैं अब दोस्तों। फर्स्ट अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। फर्स्ट अनुसूची 28 राज्य एवं 8 संघ शासित राज्यों का नाम व क्षेत्र का वर्णन है। पहली अनुसूची में 28 राज्य, सर्वप्रथम 29 राज्य का वर्णन था, 9 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन था, लेकिन इन प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 स्टेट हैं एंड 8 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट हैं, संघ शासित स्टेट यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले अनुसूची में भारत के 28 राज्य व 8 संघ शासित राज्यों का नाम व उनके क्षेत्रों का वर्णन है, उनके एरिया का वर्णन है। नेक्स्ट सेकेंड अनुसूची में क्या है? सेकेंड अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी को वेतन भत्ते का वर्णन है। जी डियर, सेकेंड अनुसूची में ओनली आपको याद रखना है वेतन भत्ता। सेकेंड अनुसूची में सभी का वेतन भत्ते का वर्णन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, इन सभी के वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुसूची में दे रखा है दोस्तों? सेकेंड अनुसूची में। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, ये चीज़ मैंने डिटेल वाइज लिखा नहीं है, आप खुद लिख लेना, वीडियो को पॉज करके देखें, ऑटोमेटिक लिखेंगे। वेतन भत्ता का वर्णन है। अब मेन पॉइंट, की पॉइंट इसमें क्या है? सेकंड अनुसूची में इन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। हमारी स्टूडेंट, जो भी सेकंड अनुसूची में वेतन भत्ता का वर्णन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन का वर्णन है, राज्यपाल के वेतन का वर्णन है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन का वर्णन है, राज्यसभा अध्यक्ष के वेतन का वर्णन है, राज्यसभा उपाध्यक्ष का वेतन का वर्णन है, इन पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, यानी कि इन पर कोई भी आयकर नहीं लगता है, इनकी आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये की पॉइंट है आपका। नेक्स्ट डियर, संसद द्वारा निर्धारित जो वेतन भत्ता दिया जाता है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? संसद करती है। नेक्स्ट, महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, याद रखने योग्य पॉइंट है। सभी का वेतन भत्ता संसद निर्धारित करती है, लेकिन जो महान्यायवादी है डियर एंड महाधिवक्ता है हमारा, इसका वेतन भत्ता का वर्णन पहली सेकेंड अनुसूची में दे रखा है, लेकिन इसका वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट डियर, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के वेतन को क्या कहा जाता है? अचीवमेंट्स कहा जाता है। राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता मिलता है, उनके वेतन भत्ते को क्या कहा जाता है? अचीवमेंट कहा जाता है, यानी कि उपलब्धियां कहा जाता है। किसके वेतन भत्ते को उपलब्धियां कहा जाता है भारत में? राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के वेतन को। नेक्स्ट ईयर, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। थर्ड अनुसूची में क्या दे रखा है? उपरोक्त पद ग्रहण के समय शपथ का उल्लेख। हमारी स्टूडेंट, जो उपरोक्त का मीन्स है, जो सेकंड अनुसूची में जितने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मान्यवादी, महाधिवक्ता,
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता का वर्णन है। इनके लिए थर्ड अनुसूची में जगह दी गई है उपरोक्त पद, यानी कि उपरोक्त जो ऊपर जो आए हैं इनके वेतन भत्ते का वर्णन है जिनका, उनके लिए पद ग्रहण के समय शपथ का उल्लेख है। यानी कि तीसरी अनुसूची क्या कहती है, जो वेतन भत्ता दिया अब इनसे पद ग्रहण के समय शपथ लो, शपथ का उल्लेख। आपको ओनली याद रखना है शपथ का उल्लेख कहाँ पर दे रखा है तीसरी अनुसूची में, किनकी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जो भी हैं। नेक्स्ट ईयर फोर्थ अनुसूची क्या कहती है, राज्य तथा संघीय राज्यों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। हमारे स्टूडेंट, कितने कैंडिडेट राज्यसभा में चुनकर संघ से जाएंगे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से जाएंगे, एंड कितने कैंडिडेट राज्यसभा में चुनकर राज्यों से जाएंगे, इसका डिस्क्राइब, इसका वर्णन किस अनुसूची में दे रखा है, फोर्थ में। यानी कि राज्य से कितने कैंडिडेट और संघ राज्यों से कितने कैंडिडेट या प्रतिनिधि राज्यसभा में चुनकर जाएंगे। नेक्स्ट ईयर फोर्थ अनुसूची में क्या दे रखा है, फिफ्थ अनुसूची में क्या दे रखा है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का विवरण है। फिफ्थ अनुसूची में जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हैं, एक भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें 22 समितियाँ थी, इनमें से एक समिति थी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसमें से एक समिति थी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विवरण से संबंधित थी। तो उसी से रिलेटेड अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का विवरण किस में दे रखा है हमारी स्टूडेंट, फिफ्थ अनुसूची में। नेक्स्ट सिक्स्थ अनुसूची में क्या दे रखा है, उत्तरी पूर्वी राज्य, जो उत्तर पूर्व राज्य हैं, भारत के उत्तर पूर्व राज्य हैं, असम है, मेघालय है, मिजोरम है एंड त्रिपुरा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासनिक विवरण है, प्रशासनिक विवरण है। जनजातीय क्षेत्रों का विवरण पाँचवें अनुसूची में भी है, 6 में भी है, लेकिन 6 में विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासनिक वर्णन है, कैसा प्रशासन वहाँ का रहेगा, कैसे प्रशासन कार्य करेगा। ओके। नेक्स्ट 7वें अनुसूची में क्या दे रखा है, 7वें अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी सूची में दे रखा है डियर, 7वीं अनुसूची में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची है। केंद्र व राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं, जो कानून नियम कानून बनाए जाते हैं जिन सब्जेक्टों पर, उन पर बंटवारा, किनके बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा डियर कहाँ, कौन से अनुसूची में दे रखा है, 7th अनुसूची में दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए, इसमें अलग से की पॉइंट याद होना चाहिए, 7th अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं, कितनी सूचियां रखी गई हैं। 7th अनुसूची में हमारे संविधान में कितनी सूचियां आती हैं, संघ सूची, संघ सूची, सेकंड राज्य सूची, थर्ड समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूची आती हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, डिवाइजन कर दिया गया है। वो 3 सूची हैं, एक केंद्र सूची है, केंद्र सूची को हम संघ सूची भी कहते हैं, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। माय स्टूडेंट, राज्य सूची में संघ सूची में शुरुआत में कितने सब्जेक्ट थे, 97 थे, लेकिन अब हो गए 900 सब्जेक्ट। थे कितने माय डियर स्टूडेंट, संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे, अब 100 सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन आता है इनमें से 100 सब्जेक्ट किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो संघ सूची के या केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप डिटेल वाइज लिख लेना। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे शुरुआत में, अब वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हो गए। इसी प्रकार से राज्य सूची में डियर 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन नाउ अब 61 सब्जेक्ट हो गए हैं। राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में संघ सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट थे, लिख लेना, डिटेल वाइज नहीं लिख रहा हूँ मैं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। 66 सब्जेक्ट थे, नाउ मिस अब 61 सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारी स्टूडेंट, समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट थे और अब कितने हैं। समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे, अब 51 सब्जेक्ट हो गए हैं। नाउ 51 सब्जेक्ट, नाउ 51 सब्जेक्ट।
तो आपको पता होना चाहिए संघ सूची किसे कहते हैं। संघ सूची वह सूची है, विषयों की वह सूची है जिसमें 100 विषय आते हैं। वर्तमान में 100 विषय हैं, इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है और वही उसे लागू करती है। राज्य सूची क्या है? राज्य सूची वह विषयों की सूची है जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें वर्तमान समय में 61 विषय रखे गए हैं। संवर्ती सूची क्या है? संवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, लेकिन जिसका कानून ज़्यादा प्रबल होता है, केंद्र सरकार का अगर कानून प्रबल है तो राज्य सरकार का कानून कैंसिल कर दिया जाता है, केंद्र सरकार का कानून लागू कर दिया जाता है। तो समवर्ती सूची में डियर 47 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 51 सब्जेक्ट हैं। इसके अतिरिक्त हमारी स्टूडेंट 10th क्लास में एक सूची देखने को मिलती है, अवशिष्ट सूची। एक सूची देखने को मिलती है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है 10th क्लास का, ये क्वेश्चन आता है अधिकतर सामाजिक का। अवशिष्ट सूची किसे कहते हैं? अवशिष्ट सूची विषयों की वह सूची है जिसमें मूल संविधान में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विषय रखते हुए कुछ विषय छूट गए थे, उन विषयों को अवशिष्ट सूची में रख दिया गया है। यानी कि जो विषय संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं आते हैं वो विषय एक सूची और बना दी गई है, इसे नाम दे दिया गया अवशिष्ट सूची, यानी कि बचे हुए विषय। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों 7th अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची में 57 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। ऐसे समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 51 विषय हैं। नेक्स्ट डियर 8वीं अनुसूची, संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस पर भी हम गौर से ठीक से की पॉइंट निकालेंगे। 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाओं का वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ गई। 7th भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8th भी इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। हमारे भारतीय संविधान में ओनली 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। जी डियर, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। लेकिन जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, एट दैट टाइम हाउ मेनी सब्जेक्ट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? माय स्टूडेंट, देयर आर ओनली 14 सब्जेक्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो डियर आपको समझ में आ गया होगा, जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कुल कितने सब्जेक्ट थे? सॉरी, कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। 14 भाषाएं किसमें? मूल संविधान में। मूल संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को मान्यता दी गई। अब धीरे धीरे अमेंडमेंट करते करते आज के टाइम हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट डियर 9वीं अनुसूची आती है। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के कानून, जो भूमि सुधार के रिलेटेड कानून है, भूमि से संबंधित कानून है, उससे रिलेटेड 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं। या राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां, ये शब्द बहुत आता है। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्य द्वारा, बहुत शब्द आता है ये कंपटीशन में। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियां किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो डियर 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। और 9वीं सूची में हम की पॉइंट देखेंगे। 9th अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में की पॉइंट हमारा ये है, कहाँ लिखें? 9वीं सूची भारत, आप लोग खुद नोट कर लेना। 9वीं सूची सन 1951 ईस्वी में पहले संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। जी हाँ डियर, वेरी इंपॉर्टेंट। 9वीं सूची, 9वीं अनुसूची अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में सन 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान के पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। भारतीय संविधान के पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा इन 1951, 9वीं अनुसूची। डियर आप इसे नोट डाउन कर लेना। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई भारतीय संविधान में? पहले संशोधन के द्वारा, पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा सन 1951 ईस्वी में जोड़ी गई। नोट डाउन अपने आप खुद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 9वीं अनुसूची में और इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें सब्जेक्ट वगैरह, चलो इस डिटेल वाइज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इतना ही वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची में
सब्जेक्ट वगैरह नहीं। 10वीं अनुसूची में क्या है बेटा, दल बदल पर रोक का कानून। ये 5वां संशोधन था और कब था ये, 1985 इन में 1985 ईस्वी में। हमारी स्टूडेंट 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई। और ये किससे रिलेटेड है, ये दल बदल पर रोक का कानून। जो नेता लोग हैं विभिन्न पार्टियों में चले जाते हैं, जब मौका देखते हैं दूसरी पार्टी का फ़ायदा उठाने लगते हैं, दूसरी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कोई केस वगैरह हो रहा है तो कौन सी अनुसूची के तहत होगा, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल पर रोक का कानून। लेकिन आज के टाइम में कोई रोक नहीं है, जब जो नेता चाह रहा है उस पार्टी में जा रहा है। लेकिन हम ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए दल बदल, ओनली शब्द याद रखना चाहिए दल बदल। दल बदल बेटा 10 से भी याद रहता है, 10वीं अनुसूची में दा से दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक का कानून है और 5वां संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई थी हमारे संविधान में 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट ईयर 11वीं अनुसूची में पंचायती को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान में, हमारे संविधान में जो पंचायतें हुआ करती हैं उनको दर्जा कब दिया गया, पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, एक कानूनी दर्जा कब दिया गया हमारी स्टूडेंट, इन 1902 73वां संशोधन, 17th अमेंडमेंट के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायतों को एक कानूनी दर्जा कब दिया गया, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, यह 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ठीक। या 1992 ईस्वी में कौन सा संशोधन हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 73वां संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में। 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में रखी गई। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। नगर पालिकाओं को, यहाँ पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, अब 12वीं में नगर पालिकाओं को, यानी कि जो शहर में पंचायतें हुआ करती हैं उन नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है, यानी कि ये शब्द बहुत आता है इसमें। 12वीं अनुसूची से स्थानीय स्वशासन शब्द निम्न में से किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, इस प्रकार से आता है, निम्न में से किसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन से संबंधित आता है, या निम्न में से किस अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन शब्द आया है। तो हमारी स्टूडेंट स्थानीय स्वशासन किस अनुसूची में आता है, 12वीं अनुसूची में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, एक कानूनी दर्जा दिया गया है। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था, ये संशोधन कब हुआ था, 12वीं अनुसूची 12th अनुसूची हमारे संविधान में कब रखी गई दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। इसमें कुल कितने सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट हैं। माय डियर स्टूडेंट, 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट दे रखे हैं और 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट दे रखे हैं, आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। बार बार रिपीट करना, कोई दिक्कत हो रही है वीडियो को बार बार देखना, पॉज करके देखना, अपने नोट्स खुद बनाना, अच्छे समझ में आ जाएगी। कोई मिस्टेक है हमसे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उस पर 100% सही करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर माय डियर स्टूडेंट वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।